नमस्कार, मैं दीपक भाटी, समाचार संपादक दैनिक करंट क्राइम, एक बार फिर आपके बीच में मौजूद हूँ, दैनिक करंट क्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं गाजियाबाद की एक बेमिसाल और शानदार शख्सियत, डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा। जी हाँ, जब भी आप यशोदा का नाम सुनते होंगे, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम सुनते होंगे, तो यह चेहरा और यह तस्वीर आपके सामने खुद उतर आती होगी। डॉक्टर साहब, आपने गाजियाबाद के मेडिकल क्षेत्र के अंदर काफी कुछ किया है और सबसे पहले तो आपका स्वागत है दैनिक करंट क्राइम के इस प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद आपने मेरे को बुलाया। डॉक्टर साहब, आप एक बड़ा नाम है स्वास्थ्य के क्षेत्र का, चिकित्सा के क्षेत्र का। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र ही क्यों आपने चुना? मेरी मदर की 85 में डेथ हो गई थी कैंसर से। तो उसके बाद एक यही विचार आया कि उस टाइम हम गाजियाबाद में ही थे और मदर को इलाज कराने के लिए मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई लेके गया था। जी। तो उस टाइम यही लगता था कि गाजियाबाद में सुविधाएं नहीं हैं या पूरे यूपी में सुविधाएं कम हैं। और मदर की याद में, उनकी डेथ हो गई थी 86 में, तो उनकी याद में उनके नाम से ये हॉस्पिटल का हमने शुरू किया। एक छोटे से चिकित्सालय के रूप में शुरू हुआ था यशोदा, चंद मरीज आया करते थे, तो अचानक ही इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया? इसके पीछे क्या योजना रही? अचानक तो नहीं कुछ बना, जी। सब धीरे धीरे मेहनत करते गए, सब लोग साथ जुड़ते गए और बहुत अट्रैक्शन आए कि आप ये भी काम कर लीजिए, वो काम कर लीजिए। तो मन ने नहीं माना और मदर की याद हमेशा ताज़ा रहती है और उनके नाम के साथ जो मन की एक भावना जुड़ी रहती है, वो एक बहुत बड़ी गाइडिंग फोर्स रही, ताकत रही कि जिससे हम इस सफ़र पर अपने टीम के साथ, डॉक्टर के साथ यहाँ पहुँच पाए हैं। आज एक बड़े मुकाम पर यशोदा आज प्रदेश में या देश में कई जगह हम नजर डालें तो यशोदा की कई ब्रांचेस नजर आती है। क्या इसके पीछे एक संघर्ष गाथा रही? क्या आपके सामने क्या परेशानियां आई? क्या ऐसे हर्डल आए जिनको आपको पार करके आप यहाँ तक पहुंचे? देखिए, संघर्ष तो, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। तो किसी की भी लाइफ है, स्ट्रगल ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रगल ना हो। कोई भी कार्य कीजिए, स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अगर आपकी विचार और आपका थॉट प्रोसेस जनता की सेवा करना है, अच्छा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी है, तो कोई भी कार्य हो तो हर्डल्स सब पार हो जाती है। बहुत बढ़िया। आपके लिए चिकित्सा सेवा है या प्रोफेशन है? ये एक, मैं कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन है। सेवा तो है ही है, अगर सेवा की भावना नहीं होती तो यहाँ तक नहीं पहुँचते। और प्रोफेशन भी है, क्योंकि डॉक्टर्स एक बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमसे जुड़े हुए हैं जो नेचुरली दे डू इट प्रोफेशनली, और मेरा कार्य भावना से जुड़ा रहता है। जी। कौशाम्बी के अंदर आपके अस्पताल, आपका बहुत बड़ा हॉस्पिटल चल रहा है, तो थोड़ा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल के माध्यम से किस तरीके की चिकित्सा सुविधाएं हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और कितने डॉक्टर और कितना स्टाफ हमारा वहाँ पे काम कर रहा है? 2000 के करीब स्टाफ अभी हमारा कौशाम्बी में काम कर रहे हैंगे। उसमें आप नीचे से लेके ऊपर तक, जी। और 150 के करीब डॉक्टर्स हैं। और डॉक्टर्स जितने भी हैं सभी अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हैं और अपने हुनर में, इस प्रोफेशन के, वो परफेक्ट हैं। अच्छा, एक एक आम आदमी के सामने एक बड़ा इशू रहता है। आज की डेट में बीमार हो गए तो समझो कि घर भी बिक सकता है, कारोबार भी धरती पर आ जाएगा। चिकित्सा इतनी महंगी क्यों हो गई है? चिकित्सा महंगी है, हम इसको अदर वे राउंड लेते हैं। हमारे यहाँ चिकित्सा पूरे भारतवर्ष में महंगी नहीं है। हाँ,
अफोर्डेबिलिटी इज ए इशू कि हमारे जो जो एंड यूज़र है उसकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी कि चिकित्सा का चार्जेस हैं, और उसको काफ़ी आसान बनाया है इंश्योरेंस कंपनीज़ ने, काफ़ी आसान बनाया है आयुष्मान स्कीम जो प्रधानमंत्री जी की है। और आपने जैसा अभी कहा कि लोगों के घर बिक जाते थे या अपना लोन लेते थे इलाज कराने के लिए, बिल्कुल सत्य है। जब हमने 90 में हॉस्पिटल शुरू किया था तो उस वक्त इस तरीके की घटनाएं बहुत होती थी। जी। धीरे धीरे, क्योंकि जो हम सब मरीजों से जुड़ा रहता था मैं, तो अपनी बात बताते थे, मैं उनकी मदद भी करता था कि भाई उनका रूम रेंट छोड़ दिया, उनके चार्जेस कम कर दिए, जिसके पास पैसे नहीं है उसको वैसे जाने दिया, तो चीज़ें पता लगती थी। ग्रेजुअली जब से ये इंश्योरेंस कंपनीज का एक बड़ा है और आयुष्मान के द्वारा चिकित्सा होने लगी है, तो वो मकान बिकना, बड़ा लोन लेना, ये सब खत्म हो गया। ये एक अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि आयुष्मान का लाभ मिल रहा है और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आ गए तो उसके माध्यम से लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। लेकिन एक मोटा परसेप्शन जो आम लोगों के बीच में चलता है, वो अधिकतर मतलब कि हॉस्पिटल्स को लेकर जनता के अंदर एक एक बात चलती है जो मैं आपके माध्यम तक आप तक ला रहा हूँ अपने माध्यम से। कहते हैं कि यार इंश्योरेंस करा लिया, हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वाले इंश्योरेंस का वज़न देखकर इलाज शुरू करते हैं। फिर जितना बड़ा इंश्योरेंस उतने दिन की बेडिंग हो गई, उतने दिन हम हॉस्पिटल में रहेंगे। और क्या इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं आप, क्या है? देखिए, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं जो शायद हमारे प्रोफेशनल भाई हैं जो उनकी कमियों से, या कि वो अच्छे से मरीज को या परिवार को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ये बहुत भ्रांतियां हैं। ये कहा जाता है कि हमारा पेशेंट तो मर गया था, उसको 7 दिन से वेंटिलेटर पे रखा हुआ हैगा, जी। वो तो हमारा तो 7 दिन पहले मर गया था। तो ऐसा संभव नहीं होता हैगा, क्योंकि 1 घंटे 2 घंटे में ही बॉडी स्टिफ होने लगती है, और ऐसा वर्ल्ड में कोई वेंटिलेटर नहीं बना है कि किसी मृत व्यक्ति को वो उसको चला सके। और एक ये है, क्योंकि मरीज आता है, उसके परिवार आते हैं, परेशान होते हैं, और जो उसकी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो उनके मन में भावनाएं रहती हैं। वो फिर ऐसे उद्गार समाज के बीच में आते हैं कि भाई हमें लूट लिया, हमारे कपड़े उतर गए, हम हो गए। तो दोनों ही चीज़ें हैं, इलाज उनको महंगा भी पड़ता है जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, और उसके फिर ऐसे विचार सुनने को मिलते हैं, लेकिन वास्तविकता से ये बहुत दूर है। मतलब कि हम एक तरीके से क्लीन चिट दे रहे हैं इस चीज़ को कि हम ये मानते हैं कि यशोदा इस मामले में क्लीन है, मगर क्या और भी मेडिकल संस्थानों के अंदर इस तरीके से होता होगा, आप ये मानेंगे थोड़ा हाँ, बहुत? जो थोड़ा कॉरपोरेट हॉस्पिटल के आने से जी। चीज़ें महंगी हुई हैं, और चूँकि ये अस्पताल मैंने आपको बताया कि मेरी मदर के नाम से है और हमारी जी। भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी कम है, नहीं दे पा रहा है, तो उसकी हम आउट ऑफ द वे जाके मदद करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, एक बात और है कि रोग एक, टेस्ट अनेक। हम चाहे एक प्राइवेट चिकित्सक के पास जाएँ या हॉस्पिटल जाएँ, तो बताते हैं कि सबसे पहले उसने नब्ज़ देखी और 4 बातें आपसे पता करी और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट लिख दिए जाते हैं। तो क्या क्या ये एक पैटर्न बन गया है कमाई का कि हाँ, चलो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करा लेंगे तो उससे भी खर्चे तो निकलेंगे ही? देखिए, हर प्रोफ़ेशन में ब्लैक शिप्स आर देयर। तो वही होता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो वो हर प्रोफ़ेशन में लोग हैं जो उम, ठीक से काम नहीं करते, तो उसी की वजह से प्रोफ़ेशन बदनाम होता है। चलिए, आप इस बात को कहते भी हैं कि हर प्रोफ़ेशन के अंदर कोई ना कोई एक मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करती है, और ईश्वर से हमारी यही दुआ है कि इस ये जो गंदगी हो रही है जल्दी से दूर होनी चाहिए। एक एक चीज़ देखने में आ रही है डॉक्टर साहब कि जितनी चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ रही हैं, तमाम रोगों के इलाज आ गए हैं, रोबोटिक प्रणाली भी आ चुकी है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जितनी चिकित्सा बढ़ रही है, रोग भी उतने बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर हो, हार्ट पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि
आज की डेट में कुछ पता नहीं है, हृदयघात किसको हो जाए, कब किसको पता चल जाए भाई तेरे को तो कैंसर हो गया। तो ऐसा क्यों है कि चिकित्सा सुविधा बढ़ने के साथ साथ बीमारियों का इतना एकदम फैलना कैसे हो रहा है ये सब? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, इस पे मैं बोलना भी चाह रहा था। इनफैक्ट हो क्या रहा है कि एक तो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। लाइफ स्पैन इस तरीके से बढ़ रहा है कि नॉर्मल डेथ जो पहले 40, 50, 55 साल में होती थी, आज वो 70, 75, 80 साल, 85 साल में हो रही है। इसे हेल्दी साइन। जितना डायग्नोस्टिक सिस्टम और जितना मेडिकल साइंस एडवांस कर रहा है, तो वो उतनी ही बीमारियों का हम पता लगा पा रहे हैं। पहले हार्ट अटैक किसी को हो जाता था तो लगता था कि देखो बड़ा अच्छा आदमी था, इसको भगवान ने बिना कोई तकलीफ दिए जी बुला लिया। भाई ये लाला जी बड़े अच्छे थे, गल्ले पे बैठे बैठे ही जो है स्वर्ग सिद्धार गए। जी जी तो अब जब जांचें होती हैं तो पता लगता है कि साहब इनकी ये प्रॉब्लम है। तो उससे वो जनता भी है, पब्लिक भी बहुत अवेयर हो रही है। पहले एक मोटापा स्मृति, एक ये माना जाता था कि भाई आदमी बहुत खाते पीते घर का है, पैसे वाला है, तो उसको भारी भरकम होना चाहिए, उसको हम अच्छा मानते थे। तो लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग अपने मोटापे का ध्यान रख रहे हैं, तो अवेयरनेस की वजह से ये बीमारियों का पता लग रहा है। जी। पहले बीमारियों का पता नहीं लगता था, ये फर्क है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिल्कुल एकदम फिट हैं और चेहरा भी बिल्कुल एकदम शाइन मार रहा है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आप क्या डाइट प्लान फॉलो करते हैं जिसका लाभ जो है आज आपके शब्दों से जनता को भी पता चले कि हाँ देखो डॉक्टर साहब कितने फिट बैठे हैं? डॉक्टर साहब का भी डाइट प्लान जनता के सामने आना चाहिए आज इस मंच के माध्यम से, एक हेल्थ इश्यू को लेकर और एक अवेयरनेस को लेकर भी। देखिए, इस पे डाइट के एक्सपर्ट्स हैं और इस पे काफ़ी वो उनको ज्ञान भी है, बताते भी हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एक तो तला भुना और मीठा, जी इससे परहेज हर आदमी को करना चाहिए, हर उम्र में करना चाहिए। कि तला भुना और मीठा, जो शुगर है इट्स ए वाइट पॉइजन। तो वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमें शुगर के और भी माध्यम होते हैं, हम फल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, वो जितनी शरीर को शुगर चाहिए उतना मिल जाता है। दूसरा, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। अ, एक फास्ट फूड का बहुत चलन बढ़ गया है। देख रहे हैं कि बच्चे, फैमिली और आज की डेट में जो एक कल्चर एक नया आ गया कि चलो यार वीकेंड आया, बाहर खाना खाने चलते हैं, रेस्टोरेंट्स की ओर लोग दौड़ रहे हैं, होटल्स की ओर दौड़ रहे हैं। तो ये जो एक ट्रेंड आया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसे कितना सही और कितना गलत मानते हैं आप? ये बिल्कुल हेल्दी ट्रेंड नहीं है। हम लोगों को जो पहले घरों में खाने को मिलता था, मोटा अनाज, जिसको कि ये कहा जाता था कि ये गरीब आदमियों का खाना है, वास्तव में वो मोटा अनाज महंगा भी हो गया है, लोगों में इसकी जागरूकता बढ़ी है। और हमें मैदा से बनी हुई चीज़ें, चावल से बनी हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आजकल ऑल्टरनेटिव अनाज, जिसको आज से 40-50 साल पहले मोटा अनाज कहा जाता था, जी ज्वार, बाजरा, रागी, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में। ये आपके माध्यम से एक संदेश जनता तक जा रहा है और एक संदेश जो है गवर्नमेंट शुरू से देती है। जैसे कि मोदी जी आए तो उन्होंने एक स्वच्छता का संदेश दिया, तो वो बच्चों से शुरू हुआ। तो आपको लगता नहीं है कि आज की ज़रूरत के हिसाब से स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर खान-पान हमें क्या लेना चाहिए, इसको भी दृष्टिगत रखते हुए सेमिनार्स वगैरह होने चाहिए, या आपके अस्पताल की ओर से भी ऐसे कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं? नहीं, हम लोग तो समय-समय पर हाउसिंग सोसाइटी में और रेजिडेंशियल एरियाज़ में कैंप रखते हैं और वहाँ पर इसके माध्यम से, कैंप के माध्यम से ये लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। और ये आपका विचार बहुत अच्छा है कि स्कूल के माध्यम से आज पेरेंट्स बच्चों की बात बहुत सुनते हैं और अच्छी बात है। तो अगर ये स्कूल के माध्यम से शुरू किया जाए और बच्चों में जागरूकता फैलाई जाए, तो वो ये जो जैसा आपने ज़िक्र किया था कि ये जंक फूड
से वो दूर हो सकते हैं और अपने पेरेंट्स को भी दूर रख सकते हैं। इस पे पहल होनी चाहिए और मैं अब अगला कैंप जो है अब स्कूल में ही करूँगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। तो कहते हैं ना कि बच्चे का मन बड़ा कच्चा मन होता है और उस पे जो छाप लगती है वो अमिट सी हो जाती है, उसे वो फॉलो करता है। यशोदा एक ऐसी ज़रूरत है अब एनसीआर की और गाज़ियाबाद की कि कोई कुछ बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे पहले दिमाग में घंटी यशोदा की बजती है और आदमी सबसे पहले चाहता है कि उसे चिकित्सा सुविधा जो है सबसे पहले वो यशोदा पहुँच जाए। ये आप लोगों के लिए और ये उपलब्धि भी है और एक जनता के लिए सुविधा भी है। और अब सुना है कि आप एक बड़ी छाप छोड़ने जा रहे हैं। गाज़ियाबाद के अंदर एनसीआर या मैं कहूँगी पूरे प्रदेश या आस-पास के जितने भी हमारे राज्य लगते हैं, उसका सबसे बड़ा हॉस्पिटल मेडिसिटी, एक सिटी ही यशोदा की खुलने जा रही है। तो इस सिटी के बारे में बताएँगे कि मेडिसिटी जो महीने भर के अंदर जो लॉन्च हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, इसका विचार कैसे आया और मेडिसिटी में क्या-क्या लाभ मिलने वाला है जनता को? क्या-क्या सुविधाएँ हैं वहाँ? मेडिसिटी का कॉन्सेप्ट दीपक जी इस तरीके से है, जो सुपर स्पेशलिटीज़ हैं, उनके हॉस्पिटल एक बड़े कैंपस में डिपार्टमेंट वाइज हॉस्पिटल्स विद इन दी हॉस्पिटल वाला कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिटी के अंदर अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और हार्ट के डॉक्टर से मिलना है, तो जिस डिपार्टमेंट में वो जा रहा है, तो वो हार्ट का अपने आप में पूरा एक हॉस्पिटल है। जी। उसके अंदर चाहे उसकी डायग्नोस्टिक है, चाहे उनका ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनकी इमरजेंसी है, उनका आईसीयू है, कैथ लैब है, हार्ट सर्जरी है, वो एक ही जगह होगी। वो पूरा जो डिपार्टमेंट है अपने आप में एक हॉस्पिटल है, इसलिए इसको मेडिसिटी कहा जाता है। कैंसर का पेशेंट है, वो कैंसर के डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, वहाँ की नर्सेज हैं, वो उसी हिसाब से ट्रेंड हैं। ऐसा नहीं है कि एक जो डॉक्टर है वो कैंसर वाला डॉक्टर जो है, जो रेजिडेंट डॉक्टर है, जी। कंसल्टेंट तो अलग होते ही हैं, कि वो हार्ट वाले डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी कर रहा है, वो कैंसर में भी कर रहा है। नहीं, सारा स्टाफ नीचे से लेकर टॉप तक वो अलग होगा और वो एरिया भी ईयर मार्क होगा कि हाँ, ये हार्ट का हॉस्पिटल है, ये कैंसर का हॉस्पिटल है, ये बच्चों का हॉस्पिटल है, ये गायनी का हॉस्पिटल है। इस कॉन्सेप्ट को मेडिसिटी कहा जाता है। टोटल कितने डिपार्टमेंट आ रहे हैं अपनी मेडिसिटी के अंदर? इसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ा नहीं गया हैगा। जी। पेशेंट को एक दफ़ा आने के बाद, पूरी जांच होने के बाद, वो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में ही उसको भेजा जाता है, जिससे कि उसको तुरंत और एक स्पेशलिटी इलाज मिले। तो कब तक हमारा ये जो मेडिसिटी है, इसका कब लॉन्चिंग हो रही है? कब तक ये इसका जनता को कब तक सुपुर्द करने जा रहे हैं आप? ये सॉफ्ट लॉन्च आई थिंक इसको हम अर्पण कर देंगे लगभग 1 महीने में। लगभग 1 महीने के अंदर गाज़ियाबाद में मेडिसिटी शुरू हो जाएगी जी। यशोदा की। तो जब लॉन्चिंग हो रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि किसके हाथ से फीता कटने वाला है, इसका उद्घाटन होने वाला है। देखिए, ये बड़ा आपने सवाल पूछा है, तो 2-3 जगह रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो जैसे ही उनकी कंफर्मेशन आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ देखने में आई है, कोरोना के बाद, कोरोना की जो लहर आई, फिर उसके बाद जो एक वैक्सीनेशन हुआ, उसके बाद बताया जाता है का एक परसेप्शन ये भी बन गया है कि लोग ज़्यादा बीमार रहने लगे हैं जब से ये डिज़ीज़ आया उसके बाद से। क्या इसमें कितना आपको सच्चाई दिखाई देती है? दीपक जी, इस पे कोई अभी तक किसी तरीके का रिसर्च तो अभी सामने नहीं आया है। इस पे सारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, वो जी। भी लगभग 1-2 साल में आ जाएगा। हाँ, मेरे को अपने एक्सपीरियंस से ये देखने को मिला है कि जिसको कोई बीमारी 60 साल की उम्र में होनी थी और वो आज 50 साल का है, तो वो बीमारी प्रीपोन हो गई है। तो नुकसान तो उससे हुआ है और हार्ट के केसेस बढ़े हैं, यंग
लोगों में हार्ट की प्रॉब्लम जो पहले हम देखते थे कि 4 महीने में, 6 महीने में एक आध यंग पेशेंट आता था, जी। अब वो हमें 1 वीक में या 1 वीक में 2 केस मिल जाते हैं कि जिसमें हार्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसमें निश्चित रूप से कोविड की वजह से बीमारियां बढ़ी हैं। अवेयर कैसे रखें मतलब यूथ अपने आप को, जैसे कि ये क्या आफ्टर वैक्सीनेशन बीमारियां बढ़ी हैं, या हम ये कहेंगे कि जो कोरोना से पीड़ित हो गया उसके साथ ज़्यादा समस्या रही है? वैक्सीनेशन से कोई नहीं बढ़ी है परेशानी, और ये कोविड की बीमारी से ही, इन्फेक्शन से ये बीमारी जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो प्रीपोन हो गई हैं। अब ये कोई इसमें रूल नहीं है कि किसको कितना पहले हो रहा है, लेकिन केसेस देखने को आ रहे हैं कि बीमारियां बढ़ रही हैं। जैसे आँख की बीमारी है जो 60-70 साल में या जी। आती है कि आँख से दिखना थोड़ा कम हो रहा है, चश्मा लगता है, तो अब ये भी देखने को आ रहा है कि ये बीमारियां जल्दी हो रही हैं, कि नज़र जल्दी कमज़ोर हो रही हैं। जैसा बताया सबसे ज़्यादा कॉमन हार्ट का है। जी। कैंसर के केसेस अदरवाइज भी बढ़ रहे हैं, और लेकिन अभी तक इसका कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि इससे एग्जैक्ट क्या नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ है, निश्चित रूप से नुकसान हुआ है कोविड से, लेकिन कितना है, क्या है, वो अभी ऐसा कोई हमारे पास डाटा नहीं है। एक बार फिर अभी मार्केट में चर्चाएं हैं एक और कि कोरोना इज बैक। कोरोना बैक भी हो जाता है, ईश्वर करे कि ना हो, कम हो। पहले जब आया था तब हमारी चिकित्सीय सुविधाएं या हमारी तैयारियां उस हिसाब से नहीं थी। अगर मान लें कि कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो पहले के मुकाबले हम कितना तैयार हैं उससे लड़ने के लिए? जमीन आसमान का फ़र्क है। और जिस टाइम हम लोगों ने तैयारियां नहीं थी, फिर भी 6 महीने के अंदर जिस तरीके से इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम ने इस बीमारियों, इसको कोविड को फेस किया और पेशेंट्स बचाए, वो पूरे वर्ल्ड में देखने लायक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरीके से मैनेज नहीं हो पाया था जिस तरीके से हमारे कंट्री में इसको मैनेज किया गया। वन। दूसरा, जो अगर अभी कुछ केसेस आए हैं, मुंबई में पता चला है कि 2-3 डेथ हुई हैं, लेकिन ये अब जो इसका जो वायरल लोड होगा बहुत हल्का होगा, और इससे हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, और घबराने जैसी बात मुझे इसमें कोई नहीं लग रही है। मतलब कि जनता को ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं। सावधानी बरतें भाई, जिससे हम बार बार हैंड वॉश करना है भाई, हम कहीं से बाहर से आते हैं हैंड वॉश कर लें, और अ, इसमें मेनली प्रिकॉशंस है कि थोड़ा डिस्टेंस पे बात करें। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं वो वी शुड टेक। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आयुष्मान योजना की वजह से लोगों को काफी चिकित्सा सुविधा का लाभ मिला, लेकिन सुनने में आता है कि अधिकतर प्राइवेट अस्पताल ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, कोई आयुष्मान कार्ड लेके पहुंच गया, तो ये समस्या क्यों आती है? आयुष्मान, एक तो सभी अस्पतालों में बेड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम है, हम्म। और सरकार इस पे काम कर रही है। प्राइवेट में भी, सरकार में भी ये नंबर ऑफ बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं। बेड की शॉर्टेज रहती है, और उसी वजह से सबको बेड नहीं मिल पाता है या वेट करनी पड़ती है। यशोदा कितना कमिटेड है आयुष्मान का लाभ देने हमने के लिए? यूपी का आयुष्मान का किडनी ट्रांसप्लांट पहला हमने किया, जी। हमने हार्ट सर्जरी करी, तो जितने भी बड़े केसेस आते हैं हम लोग उसको कर रहेंगे। अच्छा, हम किन किन ऐसी जो बड़ी बीमारियां हैं कि गाजियाबाद या आसपास एनसीआर में कोई बड़ी बीमारी होगी, किडनी से जुड़ी हुई, लिवर से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई, कि जिसके लिए हमें दिल्ली का या किसी और स्टेट का या विदेश का चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे कौन कौन सी जटिल बीमारियों का इलाज यशोदा इस टाइम पे कर रहा अब ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़े या विदेश है? जी। जाना पड़े। आज उल्टा हो रहा है, दिल्ली से भी पेशेंट हमारे यहाँ खूब आ रहे हैं। 30-40% जो पेशेंट की हमारे पास वो है, वो दिल्ली से पेशेंट आते हैं। इंटरनेशनल पेशेंट्स आ रहे हैं। जो बीमारी के लिए कोई भाई, किसी को कोई कपड़ा खरीदना है वो ठीक है अमेरिका से खरीद ले, उसकी चॉइस है, लेकिन बीमारी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो मतलब सब कुछ यशोदा में। यशोदा में या हिंदुस्तान में सभी बीमारियों का इलाज हो रहा है। और जो मेडिसिटी बनाया है ये अपने आप का एक देश का एक मॉडल ऐसा होगा कि इसके अंदर रिकवरी फास्ट होगी जी। और पेशेंट का स्टे भी कम होगा। इसमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आप हेल्थलाइन के सेलिब्रिटी भी हो चुके हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि आपके सेमिनार्स भी चलते हैं, सब कुछ होता है। और ये भी देखने में आता है कि जिस लेवल पे आप यशोदा को लेके गए हैं, तो ऐसा कोई भी राजनीतिक जो चेहरा जो आसपास सरवाइव कर रहा है, वो अछूता नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो। यहाँ के हम बड़े लीडर्स को यहाँ पर आते हुए देखते हैं, इलाज कराते हुए देखते हैं। तो ये यशोदा पे भरोसा है या आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं? नहीं नहीं, इलाज के लिए भी आते हैं और सबसे प्यार है। और सभी लोग अपना इलाज कराते हैं या अपने मरीजों को भेजते हैं, तो मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आप भी अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं कि इस मरीज का ध्यान रखिएगा, तो ये आपका भी प्यार है, बड़प्पन है, तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो लोग आते हैंगे। और मंशा यही रहती है कि कम से कम स्टे में बिल्कुल ठीक होके हमारे यहाँ से पेशेंट जाएँ। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी यही मेरी और यशोदा की पॉलिसी है। इसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, इतने बड़े-बड़े नेता आपके पास से होकर गुजरते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं, आपकी बड़ी-बड़ी मीटिंगें होती हैं, मुख्यमंत्री हों, केंद्र सरकार के मंत्री हों। मन नहीं करता कि राजनीति में आ जाऊँ, या कभी किसी ने आपको कहा नहीं है कि आइए डॉक्टर साहब अब राजनीति भी करिए, अस्पताल तो सब सँभाल ही रहे हैं? देखिए, ये मेरा मानना है कि दो नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। शुरू में भी मेरे को बहुत दफ़ा कहा गया, तो लेकिन मैंने हमेशा माफ़ी मांगी और मैं आजीवन राजनीति में जाने का मेरा कोई मन नहीं है। मैं एक सच्ची भावना से अपनी पूरी एनर्जी जी। जो है हेल्थ केयर में लगाना चाहता हूँ और मेडिसिटी के माध्यम से एक ऐसा देश में मॉडल तैयार किया है कि वो अनूठा होगा और लोग उसे देखेंगे। अगर कोई दल ही आपको भेज दे कि चलिए आपको राज्यसभा भेज देते नहीं, हैं? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, जो राजनीति के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, उन्होंने वो चुना है, जी। तो उन्हीं डिज़र्विंग लोगों को जाना चाहिए। मैंने स्वास्थ्य के माध्यम से पब्लिक की सेवा करने के लिए चुना है, तो मैं इसमें अडिग हूँ और इससे अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। अच्छा, हम जब क्योंकि मैं थोड़ा-सा अब राजनीति के प्रश्नों पर हूँ, तो जब हम पॉलिटिकल लोगों के टच में होते हैं, या किसी दल को हम देख रहे होते हैं, सरकारों को देख रहे होते हैं, तो हमारी एक विचारधारा जो है किसी न किसी दल के साथ जुड़ जाती है। तो तमाम राजनीतिक दल हैं, आपकी विचारधारा किस पार्टी के साथ आप खुद को जो है ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, या कहें कि हाँ, ये पार्टी अच्छी है या ये जनता के लिए बढ़िया काम कर रही है? देखिए, मुझसे पूछेंगे तो मैं इसका बहुत अच्छा जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आई कम फ्रॉम ए आरएसएस फैमिली और मेरी आइडियोलॉजी वो है। तो सभी दल अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, सभी सेवा का के लिए राजनीति में आए हैं, सेवा कर रहे हैंगे। लेकिन मेरी आइडियोलॉजी और मेरे परिवार के जो संस्कार हैं, वो मेरे संघ परिवार के हैं। संघ परिवार से हैं। अच्छा, गाज़ियाबाद में कोई चुनाव आ जाता है, या चाहे वो मेयर का चुनाव आ जाए, सांसद का चुनाव आ जाए, विधानसभा, अरोड़ा परिवार का नाम ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है, चलवाया जाता है, या क्या है ये? नहीं, मतलब नहीं, कैसे, नहीं, मतलब नहीं। किस अच्छा, तरीके से चलता कैसे है नाम, मतलब कि अच्छा। आपसे कभी मैंने कहा दीपक जी कि मेरा नाम चला दो या मेरे परिवार का किसी व्यक्ति नहीं, का मैंने नाम कहा चला। ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है, हाँ, मतलब कि तो हम तक फ़ोन आते हैं रहते हैं कि अरे यहाँ नहीं, से नहीं। तो इनका नाम चल गया, उपासना जी का नाम आ रहा है मेयर के लिए, उधर से शशि जी का आ रहा है, या डॉक्टर साहब का नाम जब राज्यसभा का आएगा तो डॉक्टर साहब का नाम बड़ा मजबूती से चल रहा है। तो क्या है डॉक्टर साहब, नहीं, मतलब नहीं, फिर क्यों आता है? ये अटकलें लगाई जाती हैं और चूँकि अ, एक ही माध्यम है मेरा पब्लिक से जुड़े रहने का, कि स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से। और अब मुझे लगता है आगे से आना कम हो जाएगा, कि काफ़ी लोगों ने प्रयास भी किया, हमसे प्रेशर भी डाला कि आप आ जाइए, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने का कोई विचार नहीं। अच्छा, अब चिकित्सा के अलावा ये एक सवाल है मेरा कि अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव हुआ, और जिस तरह से आपने पहलगाँव में देखा कि बड़ी निर्मम तरीके से हत्या करी, धर्म पूछ के मारा, और उसके बाद युद्ध हुआ और सीज़ फायर हुआ। तो सीज़ फायर को आप, क्योंकि विपक्ष सीज़ फायर पर वो इस टाइम पे बहुत घेर रहा है, मोदी जी को घेर रहा है। आप किस तरीके से लेते हैं सीज़ फायर को?
देखिए, ये लड़ाई, वॉर किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कायरता का परिचय दिया था, जिस तरीके से पहलगांव में मासूम टूरिस्ट के साथ उनको मारा गया, जिस बर्बरता से, वो मैं उनकी कायरता की जितनी निंदा की जाए कम है। और जितना हमारा पर्पस जो है, जितना मैं सेना को समझता हूँ कि आतंकवाद को ख़त्म करना है। हमारी सेना का मकसद पाकिस्तान को ख़त्म करना नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लेसन दिया है हमारी सेना ने, और मुझे लगता नहीं कि वो हिम्मत करेगा, लेकिन पाकिस्तान एक कायर देश है, वो कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब भी वो ऐसी कोई वारदात करने की कोशिश करेंगे, तो इस बारी तो वो ये वारदात कर पाए थे कि मासूम सैलानियों को उन्होंने मारा। मुझे नहीं लगता कि आगे आतंकवाद कुछ और नुकसान कर पाएगा हमारा। अब आतंकवाद को ख़त्म ही करना है। तो सीज फायर सही समय पर लिया गया, सही निर्णय मानते हैं आप? वॉर इज नॉट द आंसर। अगर हम देखिए, आप रशिया और इसमें चल रहा है यूक्रेन में, सब ने कहा था, सारे अच्छे अच्छे जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनके मैं पढ़ता था लेख, कि साहब ये तो यूक्रेन जो है 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 3 साल से ज़्यादा हुए। दोनों की जनताओं ने कितना ज़्यादा जो है इसका उठाया है, कि वो लोग, यूक्रेन के लोग छोड़ छोड़ के चले गए, रशिया के लोग छोड़ छोड़ जी। के चले गए। तो वॉर इज़ नॉट द आंसर ऑफ एनी प्रॉब्लम। हाँ, आतंकवाद को ख़त्म करना है, और हमारी सेना बड़ी मजबूत है, बहुत ताकतवर है, वो इसको ख़त्म करके तो रहेगी। मोदी जी के आज जो ये निर्णय रहा, ये ठीक निर्णय रहा। कोई भी समझदार आदमी वॉर के लिए नहीं होगा। हाँ, हमें उनको इतना दिखा दिया हमने कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान लगता नहीं कि कोई हिम्मत या कोई इस तरीके का दुस्साहस कर पाएगा। अच्छा, मेडिकल साइंस, योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा एक ऐसे लगता है जैसे कंपटीशन चल रहा हो दोनों के बीच में। तो योग निरोग रहने के लिए कितना जरूरी है, और जो आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा है वो कितना जरूरी है पैरेलल टू मेडिकल साइंस? देखिए, आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है वो हमारे को अपने लाइफ स्टाइल में लेनी चाहिए, एंड इंक्लूडिंग योगा। जी। इससे हम काफ़ी बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन अब कभी कभी ये सुनने में आता है कि कोई क्लेम करता है कि मैंने कैंसर का इलाज निकाल दिया। तो वो इस तरीके से ये भ्रामक जो हैं, जैसे मैंने कहा था कि ब्लैक शिप्स आर एवरीवेयर, तो यहाँ भी कुछ लोग हैं कि वो पब्लिक को या जनता जनार्दन को मिसगाइड करते हैं कि साहब ये खा लीजिए, इससे कैंसर का इलाज ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई हार्ट अटैक होता है, तो उस जी। टाइम किसी का रोल नहीं है, उस टाइम एलोपैथी का रोल है। हाँ, योगा से और जो इनके प्रिंसिपल हैं आयुर्वेदिक सिस्टम के, अगर हम उसको अपने लाइफ स्टाइल में ले लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। ये बहुत अच्छी साइंस है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। योगा इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। योगा हर व्यक्ति को रोज करना चाहिए। मैं 365 दिन करता हूँ। बहुत खूब। अच्छा, सस्ती दवाई और महंगी दवाई, एक ही दवाई है, एक ही सॉल्ट है, एक दवाई की कीमत 500 है और एक दवाई की कीमत 50 है। आपका मानते हैं कि जो महंगी दवाई है वो ज़्यादा अच्छा इलाज करती है अमूमन सस्ती दवाई के, या? नहीं, ऐसा नहीं है। सॉल्ट जो अगर अच्छा सॉल्ट है, और जो एक जेनेरिक मेडिसिन के नाम से दवाइयाँ बनती हैं, वो इक्वली गुड हैं। आप ब्रांडेड खरीदना चाहते हैं, ब्रांडेड खरीदें। अब इतने इसके जेनेरिक मेडिसिन के इतने मेडिकल स्टोर खुल गए हैं, आपको जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो जेनेरिक मेडिसिन ही खाना चाहिए। दोनों मेडिसिन इक्वली गुड है। तो मतलब कि बेफिक्र होके लोग, हाँ, मतलब बेफिक्र हो कि गए।
महंगे सस्ते के चक्कर में ना ना ना। पड़े, जिसकी जैसे जेब अफोर्ड करती हो हाँ हाँ। वो उस और चला जाए। और डॉक्टर बीमारियों में दवाइयों का, इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और जब से ये जेनेरिक मेडिसिन हमारे यहाँ बन रही हैं और उपलब्धता बढ़ी है, उससे मरीजों को बहुत राहत है। और मैं अपील करूंगा सभी को कि अगर आप जेनेरिक मेडिसिन लें या ब्रांडेड मेडिसिन लें, दोनों में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, एक प्रोफेशन के अलावा भी एक लाइफ होती है इंसान की, हल्का फुल्का रहना चाहता है तो कुछ हल्के फुल्के प्रश्न भी कर लेते हैं। तो पहला तो प्रश्न यही है कि डाइट की सलाह देने वाले डॉक्टर साहब को डाइट में क्या अच्छा लगता है? ऐसा क्या खाना है कि मतलब कि हाँ, कई बार ये लगता है कि यार खा लिया तो कुछ फैट बढ़ जाएगा, मतलब कोई ऐसा खाना जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता हो? जो खाना बचपन में मुझे सबसे खराब लगता था और मैं रोटी परांठा उससे छू छू के खाता था, एक कटोरी अगर सब्जी होती थी तोरई की या लौकी की, तो मैं उतनी की उतनी वापस कर देता था। बस रोटी को जैसे सब्जी का दर्शन करा के सूखी रोटी खा लेता था। आज वही सब्जियां मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। हरी सब्जियां मैं रोज खाता हूँ, जी। एक कटोरी दही खाता हूँ। और पिछले 30 सालों से मैंने चावल और गेहूं बिल्कुल छोड़ा हुआ है। 30 सालों से? हाँ, 30 सालों का लगभग। मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठा मुझे बिल्कुल नापसंद है। मैं बदनाम हूँ इस मामले में कि मेरे सामने भी कोई मीठा खाता है तो मैं उसको मना कर देता हूँ, भाई क्यों अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, मीठा मत खाओ। अच्छा, घूमना फिरना पसंद है, मैं देख रहा हूँ कि आप कई देशों का दौरा कर चुके हैं, तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे अच्छी आपको घूमने के लिए लगती है? एक कंट्री मुझे सबसे अच्छी लगी है, वो है मेरा भारत, मेरा देश। अरे वाह! बाकी घूमने के लिए जाते हैं तो अब जैसे सब लोग जाते हैं, भाई चलिए संडे को बाहर खाना खाए, तो खाना खा के आगे फिर आके तो घर में ही रुकते हैं ना। तो सबसे प्रिय मेरा देश है, इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा, लाइफ में खुद को लाइट रखने के लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब को क्या फ़िल्में पसंद हैं? और कोई ऐसी फ़िल्म जो डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी लगती हो? देखिए फ़िल्में तो मेरा ख़्याल सभी को पसंद होती हैं, मुझे भी पसंद हैं। जी। और हॉल पे देखे हुए तो मेरे को लगभग मैंने 25 और 4 5 30 साल के बाद मैंने कोई मूवी हॉल में नहीं देखी है। जी। हाँ, मैं चलते-फिरते टीवी पे भी देख लेता हूँ, न्यूज़ सुनता हूँ और कभी-कभी गाने सुनता हूँ। तो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है। मैंने गाने की भी कोशिश करी, म्यूज़िक की भी कोशिश करी, लेकिन मैं इसमें फ़ेल रहा और कई दफ़ा कोशिश करने के बाद मैं अच्छा अरे! गा नहीं पाया, तो ये एक मलाल रहता है मुझे। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो जिन्होंने म्यूज़िक बजाने की कोशिश की, जिन्होंने गाने की कोशिश की, उन्होंने एक ऐसी कोशिश की जिसने इनका नाम, गाज़ियाबाद का नाम आसमान पर पहुँचा दिया। ऐसे हमारे बीच में डॉक्टर पी.एन. अरोड़ा, हम उनको शुभकामना देना चाहेंगे कि मेडिसिटी के रूप में वो गाज़ियाबाद को और आसपास के एनसीआर को इतना बड़ा तोहफ़ा, मैं तो इवन कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश को और आसपास के कई स्टेट को तोहफ़ा देने जा रहे हैं। और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट अगले महीने से शुरू हो रहा है। और डॉक्टर साहब ने हमारे बीच में आकर बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत सारे दिमाग में प्रश्न थे चिकित्सा को लेकर, उन सबको उन्होंने सुलझाया, जैसे एक अच्छा डॉक्टर इलाज करता है उस तरीके से। और मैं आभार प्रकट करता हूँ डॉक्टर साहब का कि वो हमारे बीच में अपना कीमती समय निकाल कर आए। और आपका भी बहुत-बहुत आभार जो आप सब दैनिक करंट क्राइम से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस इंटरव्यू को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू बहुत-बहुत दीपक धन्यवाद। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।